दोस्तों, ये इस सीरीज की दूसरी वीडियो है जिसमें पहला क्वेश्चन है शब्द बुल और बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। एक शब्द है बुल और एक है बियर, तो ये किससे जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, शेयर बाजार से। बुल और बियर, बुल का मतलब होता है तेजड़िया और बियर का मतलब होता है मंदड़िया। मंदड़िया तेजड़िया किसको कहते हैं? तेजड़िया कहते हैं जो शेयर कीमत की आशा लगाता है कि इसकी शेयर की कीमत बढ़ेगी, तो उसको तेजड़िया कहते हैं। और मंदड़िया उसको कहते हैं जो आशा करता है कि, यानी कि उसको लगता है कि कीमत घटेगी, या जो आशा करता है कि कीमत घटेगी तो उसको मंदड़िया कहते हैं। और तेजड़िया उसको कहते हैं जो शेयर की कीमत की बढ़ने की आशा लगाता है, तो उसको तेजड़िया बोलते हैं। शेयर बाजार को जो नियंत्रित करती है वो संस्था करती है सेबी। सेबी इसको नियंत्रित करती है, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। सेबी की स्थापना, इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुख्यालय मुंबई में 1988 की इसकी स्थापना की गई थी। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2019 में आरबीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान परितंत्र की सुरक्षा को मजबूत सुझाव देने के लिए किस पैनल की स्थापना की थी? किस पैनल की स्थापना की थी? यहाँ पर ये पैनल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, नंदन नीलेकणी पैनल। तो ये किससे संबंधित है? डिजिटल भुगतान से संबंधित है। डिजिटल भुगतान, एक डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी। डिजिटल इंडिया की, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब, यहाँ पर कब है, कब एनबीएफसी और एमएफआई के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया था? यानी कि आरबीआई ने जो है एनबीएफसी और एमएफआई के लिए एक ढांचा बनाया था। कब बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 2 दिसंबर 2011 को। 2011 भी याद रख सकते हैं, ठीक है। 2011 को ये ढांचा पेश किया था। एनबीएफसी और एमएफआई दोनों ही फुल फॉर्म की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। दोनों इनकी फुल फॉर्म के बारे में पूछा जाता है, फुल फॉर्म। और इनमें जैसे वर्ड दिए हुए हैं एनबीएफसी, इसमें पूछ लिया जाता है कि सी क्या है, बी क्या है, ऐसे इसमें पूछ लिया जाएगा कि आई क्या है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और ऐसे ही फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। तो एनबीएफसी की इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी हो जाएगी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। यहाँ पर ये कंपनी है, तो ये हो जाएगी। और एमएफआई की हो जाएगी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो ये इनकी फुल फॉर्म हो जाएंगी। एनबीएफसी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है और एमएफआई जो है ये वो है जो वंचित वर्ग होते हैं। वंचित वर्ग या पिछड़े वर्ग कहा जा सकता है कि वंचित और पिछड़े वर्गों को लोन या ऋण प्रदान करती है, ये लोन देती है ये एमएफआई। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 1950 में। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 1950 में इसका गठन किया गया था प्राक्कलन समिति का। प्राक्कलन समिति, इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं लोकसभा से। राज्यसभा से कोई सदस्य इसमें नहीं होता है, 0 होते हैं। लोकसभा से ही केवल 30 सदस्य होते हैं इसमें। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष वो सत्ता पार्टी से होते हैं, सत्ता पार्टी से होते हैं। और 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, अध्यक्ष का 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। और इसमें कोई भी मंत्री सदस्य नहीं बन सकता, इन 30 में है। ऐसे ही है एक लोक लेखा समिति। इसमें राज्यसभा और लोकसभा है। इसमें से राज्यसभा से 15 और राज्यसभा से 7
और लोकसभा से 15, टोटल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। इसमें भी कोई मंत्री नहीं हो सकता सदस्य, इसमें भी कोई मंत्री सदस्य नहीं बन सकता। और ये जो होती है ये सरकारी खर्चों की जांच करती है, सरकारी खर्चों की जांच करती है। और अगर बात करें इसकी, ये प्राक्कलन समिति जो होती है फिजूल खर्ची पर रोक लगाती है, फिजूल खर्ची होती है उस पर ये रोक लगाती है प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति में और इसकी स्थापना की गई थी 1921 में और प्राक्कलन समिति की 1950 में। इसके अध्यक्ष का भी कार्यकाल 1 ही वर्ष का होता है, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। और अध्यक्ष जो होते हैं वो हमेशा ये विपक्षी पार्टी से होते हैं, जो विपक्ष की पार्टी होती है उससे होते हैं। और ये शुरुआत की गई थी 1967 से, 1967 से शुरुआत की गई थी कि इसके अध्यक्ष जो होंगे वो विपक्षी पार्टी से होंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर के बारे में बताना है। तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है और आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, इसको जीएसटी बोलते हैं। ठीक है, जीएसटी ये एक अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी की जो लागू हुई थी जीएसटी वो 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017 से। और इसको आर्टिकल में रखा गया है, जीएसटी काउंसिल को आर्टिकल 279 के या कहीं ए में रखा गया है इसको। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर 2 तरह के कर होते हैं। आपने इनकी याद करने की ट्रिक याद कर रखी होंगी, लेकिन एक थोड़ा छोटा सा एक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कि जो कर आय पर और मुनाफे पे लगते हैं वो तो होते हैं प्रत्यक्ष कर, यानी जो आय पर लगेंगे और मुनाफे पर लगेंगे तो वो प्रत्यक्ष कर होते हैं। और जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं तो अप्रत्यक्ष कर ये लगते हैं, ये वस्तुओं पर लगते हैं, वस्तुओं पर और सर्विस पर या सेवा पर ये लगा जाता है बस। और उसमें से पहचान करनी है, बस इतना ही वो करना है। बाकी ट्रिक व्रिक भूल जाते हैं, ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। हालांकि याद अगर ट्रिक याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आयकर हुआ, मैंने बताया था कि आय और मुनाफे पर लगता है, आयकर हो गया, निगम कर हो गया, निगम कर, इसके अलावा संपत्ति कर, इसके अलावा लाभांश वितरण, ठीक है, और भूमि कर। तो ये हैं प्रत्यक्ष कर। और अप्रत्यक्ष की बात करें तो जैसे सीमा शुल्क हो गया, सीमा शुल्क, इसके अलावा बिक्री कर हो गया, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और वैट और सर्विस टैक्स, ये सब क्या हैं? अप्रत्यक्ष कर हैं। बस इतना याद रखना है कि वस्तु और सेवा पर जो लगता है वह अप्रत्यक्ष कर होता है, प्रत्यक्ष कर आय और मुनाफे पर लगता है। कौन सा? आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति साधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, बैंक दर। बैंक दर ठीक हो जाएगा इसका। बैंक दर जो है वो आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति कर है। बैंक दर क्या होती है? बैंक दर क्या होती है? बैंक दर होती है कि जो केंद्रीय बैंक होते हैं, केंद्रीय बैंक जिस दर पर घरेलू बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं, घरेलू बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं या कहें लोन देते हैं, तो उस दर को बैंक दर कहा जाता है। आधार दर क्या होती है? आधार दर वो होती है कि इससे नीचे कोई बैंक उधार नहीं दे सकता, यानी कि कोई भी बैंक इस दर से नीचे, मान लीजिए जैसे 11%, तो 11% से नीचे नहीं दे सकता, तो 11% जो है ये आधार दर हो जाएगी। 11% से नीचे लोन नहीं देगा तो 11% आधार दर हो जाएगी। तो ये इसको कहते हैं। एक होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसको हम ऐसे देखते हैं कि आरबीआई जिस दर पर बैंकों को ऋण प्रदान करता है तो उसको कहते हैं रेपो रेट, इसको कहेंगे रेपो रेट। ये इसके एरो से पहचान सकते हैं। और जिस दर पर आरबीआई लेता है बैंकों से ऋण लेता है तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट आसान है, भाषा से समझ सकते हैं इसकी। अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंकों को धन
ऋण पर देने की अनुमति नहीं है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट कुछ मामलों को छोड़कर, तो वो क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, आधार दर। अभी बताया ही था इसका कि वो आधार दर होती है। उलट रेपो रेट बताया, उलट रेपो रेट यानी कि रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट अभी बताया है क्या होती है, जिस पर आरबीआई बैंकों से उधार लेता है, और रेपो रेट जिस दर पर देता है। बेरोजगारी दर ज्ञात करने का सूत्र है, तो कौन सा सूत्र है बेरोजगारी दर ज्ञात करने का? बेरोजगार पुरुष श्रमिक, तो पुरुष नहीं होगा इसमें, क्योंकि महिलाएं भी तो श्रमिक होती हैं, महिलाएं भी तो रोजगार करती हैं, तो ये तो होगा नहीं। रोजगार प्राप्त श्रमिक ये भी नहीं होगा, रोजगार प्राप्त, तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा, बेरोजगार श्रमिक। श्रमिक में महिलाएं और पुरुष दोनों हैं, और बटे कुल श्रम बल गुणा 100, तो ये ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पेशा मौसमी बाजारी का बेरोजगारी का एक प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, किसान। किसान जो है वो, ये किसान का जो पेशा होता है वो मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है, क्योंकि मौसम खराब होने पर ही कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी कम होती है, इस तरह से ये इसके किसान के खेतों पर प्रभाव पड़ता है, तो इससे प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है, डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएं मुद्रा पूर्ति की किस माप में शामिल की जाती है? M2, M4, M1, M3, तो ये क्या चीज़ है? ये आरबीआई के ये कोड वर्ड हैं, कोड वर्ड हैं आरबीआई के। M0, M1, M2, M3 और M4, ये वो कोड वर्ड हैं जिसमें आरबीआई कहता है कि मुद्रा कहाँ कहाँ व्याप्त है या कहाँ कहाँ जमा है। तो ये आरबीआई के कोड वर्ड हैं, M0, M1, M2 और M4, M3 और M4। ये M1 और M2 जो हैं, तो इनको बोलते हैं संकीर्ण मुद्रा, संकीर्ण मुद्रा या मनी बोलते हैं इनको। और M3 और M4 इसको बोलते हैं, M3 M4 को व्यापक मुद्रा। व्यापक मुद्रा, एक क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाता है कि M4 जो है वो कैसी मुद्रा है, व्यापक मुद्रा, ये इस तरह से वो दे दिया जाएगा। तो ये व्यापक मुद्रा है M3 और M4, M1 और M2 ये संकीर्ण मुद्रा है। M0 जो होती है तो ये रिजर्व मुद्रा होती है, रिजर्व मुद्रा जो आरबीआई के पास जमा होती है, आरबीआई के पास जमा होती है, ये रिजर्व मुद्रा होती है। M1 ये जनता के पास जमा मुद्रा है, ये जनता के पास। M2 जो है तो ये डाक के पास, डाक के साथ जमा मुद्रा है। M3 जो है ये बैंकिंग प्रणाली के साथ, बैंकिंग प्रणाली के साथ जमा मुद्रा है। और M4 जो है तो ये डाकघर बचत बैंकों के साथ, बचत बैंकों के साथ जमा मुद्रा है M4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति समिति की जो अध्यक्षता करता है तो वो करता है ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का। आरबीआई का गवर्नर करता है मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता। और मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं, और गवर्नर अध्यक्ष होता है। इसके अलावा डिप्टी गवर्नर और गवर्नर कौन है ये पूछ लिया जाता है, तो गवर्नर चेंज हो गए हैं दिसंबर 2024 में, अब संजय मल्होत्रा हैं, संजय मल्होत्रा। ये कौन से नंबर के हैं पूछ लिया जाता है, तो ये हैं 26वें नंबर के। 25वें नंबर के कौन थे? 25वें नंबर के थे शक्तिकांत दास, उन्हीं का इन्हें स्थान लिया है, शक्तिकांत दास का, ये 25वें नंबर थे। डिप्टी गवर्नर ये श्रीश चंद्र मुर्मू हैं, श्रीश चंद्र मुर्मू, इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है। श्रीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं माला लेखा परीक्षक सीएजी। तो सीएजी कौन है? तो सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू,
गिरीश चंद्र मुर्मू, ये CAG हैं। एक चीज़ और है इसमें, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति क्या चीज़ होती है? मौद्रिक नीति के बारे में पता होना चाहिए कि मौद्रिक नीति जो होती है, जैसे केंद्रीय बैंक है भारत का RBI, तो मुद्रा की आपूर्ति, ब्याज दर, लोन यानी कि ऋण की उपलब्धता को नियंत्रित करता है, इसी को मौद्रिक नीति कहते हैं। जो RBI होता है वो मुद्रा की आपूर्ति, ब्याज दर और लोन वगैरह को उपलब्ध करता है, उपलब्धता को नियंत्रित करता है, तो इसी चीज़ को मौद्रिक नीति कहा जाता है। अगला है ट्रेजरी राजकोष बिल किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ट्रेजरी राजकोष बिल जो जारी किए जाते हैं वो भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत सरकार के द्वारा 3 तरह के होते हैं ये ट्रेजरी बिल, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है 91 दिवसीय टी बिल, ये बोलते हैं इसको। अब इसमें डबल कर देंगे इसको, 91 दूनी 182 दिवसीय टी बिल, और एक होता है इसको भी दुगुना कर देंगे तो हो जाएगा 364 दिवसीय टी बिल। तो ये 3 प्रकार के बिल होते हैं। पूछ लिया जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ट्रेजरी बिल नहीं है, तो इस तरह से पूछ लिया जा सकता है, जिसमें से 3 ये हैं। अगला है भारत में नगरीय क्षेत्र में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो निम्नलिखित में से कौन सी समिति थी वो? तो इसका आंसर हो जाएगा हाशिम समिति थी। इसमें ध्यान रखना एक सक्सेना समिति भी है ऑप्शन नंबर बी में, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो सक्सेना समिति जो थी तो ये थी ग्रामीण क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान करने के लिए, और हाशिम समिति जो थी तो ये थी नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की दृष्टि से, सक्सेना समिति और हाशिम समिति। अगर मीरा सेठ समिति की बात करें तो मीरा सेठ समिति जो थी तो ये संबंधित थी हथकरघा के उद्योग के लिए, हथकरघा उद्योग से संबंधित थी मीरा सेठ समिति। लकड़वाल समिति ये गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए थी, गरीबी रेखा का आकलन करती थी लकड़वाल समिति। अगला है कोष की वह न्यूनतम राशि है, यानी कि इसमें से क्या कोष की वह न्यूनतम राशि है जो प्रत्येक बैंक को जमाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास रखना अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, नकद कोष अनुपात। नकद कोष अनुपात जो होता है तो प्रत्येक बैंक को जमाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, ठीक है। और एक होता है तरलता समायोजन सुविधा। तरलता समायोजन सुविधा ये होती है कि प्रत्येक बैंक को अपने पास रखना होता है जमाओं के रूप में, ज्वेलरी वगैरह के रूप में या कुछ पैसे के रूप में कुछ हिस्सा जमा अपने पास रखना अनिवार्य होता है। तो नकद कोष अनुपात इसको CRR कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा तो कैश रिजर्व रेशियो हो जाएगा, इसका कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। और ये होता है तरलता समायोजन सुविधा। इंग्लिश में आ सकते हैं, इंग्लिश में भी आ सकते हैं, हिंदी में दिए हुए हैं इसमें। अब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ये। तो SLR होता है, और SLR की फुल फॉर्म होती है स्टेचुरी इस, और L से हो जाएगा लिक्विडिटी रेशियो। तो ये दोनों हैं। तो CRR वो होती है इसमें नकद कोष अनुपात, जो प्रत्येक बैंक जमाओं को यह अपनी वे न्यूनतम राशि होती है जो प्रत्येक बैंक को जमाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। और तरलता समायोजन सुविधा SLR वो होती है जिसमें अपने ही पास रखना होता है, ठीक है। और बैंक दर वो होती है जिसमें केंद्रीय बैंक जो है वो क्षेत्रीय बैंकों को जो है वो जिस दर पर ब्याज देते हैं, और रेपो रेट अभी बताया है जिस पर RBI बैंकों को लोन देता है। अगला है मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित करने के उद्देश्य से RBI द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, खुला बाजार परिचालन। खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की जो बिक्री और खरीद होती है वो खुला बाजार परिचालन होता है, और इसको बोलते हैं OMO, यानी कि ओपन मार्केट
ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और सीमांत स्थायी सुविधा, सीमांत स्थायी सुविधा इम्पोर्टेंट है, MSF बोलते हैं इसको, और इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जब फुल फॉर्म आती हैं वो ज़्यादातर जो आती हैं वो अर्थव्यवस्था से और कंप्यूटर से ही आती हैं, जो अक्सर फुल फॉर्म आती हैं। तो ये इसका हो जाएगा। और तरलता समायोजन सुविधा भी SLR के बारे में बताया, SLR होता है ये, ठीक है। और MSF ये है क्या चीज़? ये MSF जो है इसकी शुरुआत 2011 में की थी RBI ने, RBI में 2011 में इसकी शुरुआत की थी। लेकिन MSF ये है क्या? सीमांत स्थायी सुविधा। तो जो RBI होता है वो वाणिज्यिक बैंकों को रातों रात इमरजेंसी लोन देता है, रातों रात इमरजेंसी लोन दे देता है, तो उस व्यवस्था को MSF बोलते हैं। और इसको 2011 में RBI ने शुरू किया था, इम्पोर्टेंट है। अगला है करेंसी नोट और सिक्कों को कहते हैं। तो करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, कागजी मुद्रा कहा जाता है। कागजी मुद्रा भारत में सबसे पहले 1862 में जारी किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट में। और स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहले 1 रुपये का सिक्का जारी किया गया था। 1 रुपये का नोट जारी किया गया था, सॉरी सिक्का कह रहा हूँ मैं। 1 रुपये का नोट जारी किया गया था 1949 में। और विश्व में अगर बात करें तो विश्व में सबसे पहले जो कागजी मुद्रा जारी की थी वो चीन ने जारी की थी। ऑप्शन नंबर इसमें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, कागजी मुद्रा कहा जाता है इन चीज़ों को। अगला है यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल्य कितना होगा? ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक तो होता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा होता क्या है? तो राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो ये होता है कि जब सरकार का खर्च उसकी कुल आय से अधिक होता है, जो सरकार खर्च करती है वो अधिक होता है किससे? कुल आय से। कुल आय से अधिक होता है खर्च, तो उसको राजकोषीय घाटा कहा जाता है। और कुल आय क्या होती है सरकार की? कुल आय जो होती है वो तो वो कुल टैक्स होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, प्लस गैर ऋण पूंजी, जो गैर ऋण पूंजी होती है, ऋण पूंजी प्राप्ति, गैर ऋण पूंजी प्राप्ति और अन्य प्राप्ति जो होती है, तो इनसे मिलकर सरकार की कुल आय बनती है। तो जब कुल आय ये कम हो जाएगी कुल खर्चे से, यानी कि कुल खर्चा कुल आय से अधिक हो जाए तो राजकोषीय घाटे की स्थिति बनती है, ठीक है। अब राजकोषीय घाटे की स्थिति बनती है, मान लेते हैं कि ये कुल आय जो है ये इनकम हो गई और ये इसको ई मान लेंगे हम। तो राजकोषीय घाटे की स्थिति कब बनेगी? जब खर्च अधिक हो जाएगा। खर्च अधिक होगा यानी कि ई माइनस आई, तो यहाँ से ये अधिक होगा ये कम होगा तो वो धनात्मक आएगा हमेशा, वो माइनस में नहीं आएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, धनात्मक। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था ने हरित क्रांति की सफलता का अनुभव कितने चरणों में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 2 चरणों में किया था इस हरित क्रांति की सफलता का अनुभव। MS स्वामीनाथन जो हैं ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और विश्व में जो माने जाते हैं वो नॉर्मन बोरलॉग। और सबसे पहले जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी पंजाब राज्य में हुई थी, पंजाब राज्य से शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला है निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक माना जाता है? तो अच्छा संकेतक इनमें से किसको माना जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद, GDP में स्थिर वृद्धि। अगर GDP में स्थिर वृद्धि हो रही है तो आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप में गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर केंद्रित किया गया था? तो गरीबी उन्मूलन के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना जानी जाती है, 5वीं। और इसका समय क्या था? 1974 से लेकर 1978 का इसका समय था। अगर समय के बारे में जानना है तो पिछली वीडियो में मैंने समय की ट्रिक बताई हुई है कि किस तरह से इन समय को हम याद कर सकते हैं। 1 से लेकर 12 तक पंचवर्षीय योजनाएं हैं, सबका समय हम याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, गरीबी हटाओ और 20 सूत्री कार्यक्रम भी इसी में
जारी किया गया था। 1974-1978 तक ये 4 साल चली थी। एकमात्र ऐसी योजना थी जो केवल 4 साल चली थी। और इसके बाद रोलिंग प्लान आया था। रोलिंग प्लान की अवधि 2 साल की थी, 78 से लेकर 80 तक, 1978 से लेकर 1980 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1961 से 1966 तक थी। और इसके बाद योजना अवकाश आया था। योजना अवकाश आया था, ये 3 साल तक चला था योजना अवकाश, 1966 से लेकर 1969 तक। और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक थी, जब ये रोलिंग प्लान खत्म हो गया था। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म वित्त संस्थान की स्थापना स्वतंत्रता के समय की गई थी? तो स्वतंत्रता के समय की गई थी, तो इसमें देखेंगे ग्रामीण मॉडल बैंक, यानी कि ग्रामीण बैंक की बात की जा रही है। तो ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर को की गई थी, और सन थी 1975। और पहला कौन सा ग्रामीण बैंक था? तो प्रथमा बैंक पहला ग्रामीण बैंक था। और कहाँ पर था? कहाँ पर? ये मुरादाबाद में स्थापित किया गया था। मुरादाबाद में स्थापित किया गया था प्रथमा बैंक, भारत का पहला ग्रामीण बैंक, 2 अक्टूबर 1975 को। ग्रामीण सहकारी ये समिति की स्थापना की गई थी 1904 ईस्वी में, 1904 में। और पहली जो ग्रामीण सहकारी समिति थी तो कहाँ पर थी? सहकारी समिति स्थापित की गई थी, तो एक स्थापित की गई थी कर्नाटक में, 1905 में स्थापित की गई थी पहली, 1905 में। और ये कर्नाटक में स्थापित की गई थी, शुरुआत की गई थी इसकी। और ऑप्शन नंबर सी में स्वयं सहायता समूह है, ये हो जाएगा SH, और ओ से समूह से हो जाएगा G। ये SHG, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। ये 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। संयुक्त देयता समूह, इसमें 4 से 10 लोग होते हैं, तो ये मिलकर लोन लेते हैं और मिलकर ही इसको चुकाते हैं ये, ठीक है। तो इसकी शुरुआत की गई थी 2004 में, 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो अब सवाल में पूछा है क्वेश्चन में कि भारत में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म संस्थान वित्तीय संस्थान की स्थापना स्वतंत्रता के समय? तो स्वतंत्रता के समय का मतलब है स्वतंत्रता से पहले, तो ऑप्शन नंबर बी ही ठीक हो जाएगा इसका, 1904 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी, बाकी सब स्वतंत्रता के बाद है। अगला है, किस प्रकार के कर में सीमांत कर दर औसत कर दर से अधिक होती है? तो एक प्रतिगामी होता है, एक प्रगामी होता है, इसी में आंसर छुपा हुआ है। तो प्रगामी जो होता है, तो प्रगामी में सीमांत कर जो होती है, सीमांत कर की जो दर होती है तो वो अधिक होती है औसत दर से, औसत कर दर से अधिक होती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी ठीक, ये ऊपर नीचे हो गया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा प्रगामी। और प्रतिगामी में जो होता है तो औसत दर अधिक होती है, प्रति इकाई में औसत कर दर अधिक होती है सीमांत कर दर से, बस यही इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? तो ग्रामीण साक्षरता दर की बात की जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, 67.77% हो जाएगा इसका। अगर बात करें साक्षरता की, तो साक्षरता जो होती है भारत की वो 74.4% थी 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसमें से पुरुष और महिला ये दोनों पता होनी चाहिए हमें। तो महिला कितनी थी? तो पुरुष की और महिला की कितनी कितनी थी? तो पुरुष की थी 82.14% साक्षरता, और महिला की जो थी वो 65.46% थी, 65.46%। हमें पता होना चाहिए कि शहरी और ग्रामीण कितनी थी, शहरी और ग्रामीण कितनी थी? तो शहरी हो जाएगी 84.11%, और जो ग्रामीण थी तो 67.77 है, इसमें भी आ गया है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, 67.77। केरल राज्य इसकी सबसे अधिक थी, 93.91% थी, 94% के लगभग मानी जाती है। और बिहार की सबसे कम थी, बिहार की सबसे कम थी 63.82%, ये सबसे कम साक्षरता दर थी। और लक्षद्वीप ये केंद्र शासित प्रदेश था जिसकी साक्षरता सबसे अधिक थी। और जिले की बात करें तो जिला है मेघालय का क्षेत्र, यह है शेरछिप, ये शेरछिप जिला है मेघालय का, तो इस जिले की साक्षरता सबसे अधिक थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। अगले 50 क्वेश्चन की वीडियो आ रही है, आप देखना उसको।